1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। देश ने उदारीकरण की राह पकड़ी और पुराने नियमों को छोड़ दिया। 1991 के सुधारों का मकसद था व्यापार और निवेश के रास्ते खोलना। इसका असर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई पर भी पड़ा। निवेशक बड़े और छोटे बाजार में पैसा लगाने के लिए टूट पड़े, लेकिन इस तेजी से बदलते दौर ने वित्तीय नियमों की कमजोरी भी दिखा दी। मौजूदा नियम बाजार की बढ़ती गतिविधियों को संभालने के लिए नाकाफी थे, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश बरछ गई। बंद व्यवस्था का आदि भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक दुनिया के सामने आ गई। यह बदलाव चुनौतियों से भरा था। विदेशी पूंजी के अचानक आने और नियमों में ढील ने अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों के लिए मौके पैदा किए। शेयर बाजार खास तौर पर गतिविधियों का केंद्र बन गया। शेयर की कीमतें बदलते आर्थिक माहौल के साथ ऊपर नीचे होती रहीं। ऐसे ही माहौल में मामूली शुरुआत वाले एक आदमी हर्षद मेहता ने भारत के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक को अंजाम दिया। उदारीकरण की लहर ने कई क्षेत्रों में पुराने नियमों को हटा दिया। इससे प्रतिस्पर्धा और कुशलता बढ़ी, लेकिन साथ ही खामियां भी पैदा हुईं जिनका फायदा उठाया जा सकता था। इस बदलाव के केंद्र में वित्तीय क्षेत्र अभी भी इन बदलावों के असर से जूझ रहा था। कारोबार के पुराने तरीकों को चुनौती मिल रही थी और नए वित्तीय उपकरण उभर रहे थे, जो अक्सर मौजूदा नियमों से आगे निकल जाते थे। जल्दी अमीर बनने के लालच ने कई नए लोगों को शेयर बाजार में खींचा, जिन्हें अक्सर इसकी पेचीदगियों की कम समझ होती थी। मीडिया शेयर बाजार की नई गतिशीलता के प्रति लोगों की दिलचस्पी का फायदा उठाना चाहता था और अक्सर बाजार की हलचल के बारे में सनसनीखेज खबरें छापता था। हर्षद शांतिलाल मेहता, एक ऐसा नाम जो महत्वाकांक्षा और बदनामी दोनों का प्रतीक है, गुजरात के एक साधारण परिवार से थे। भारतीय शेयर बाजार के शीर्ष पर उनकी यात्रा अटूट लगन और खेल की चतुराई से भरी थी। बीएसई के ट्रेडिंग फ्लोर पर एक जॉबर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए मेहता तेजी से आगे बढ़े। कम कीमत वाले शेयरों को पहचानने और बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने की उनकी क्षमता ने उन्हें बिग बुल का खिताब दिलाया। यह केवल उनकी वित्तीय कुशाग्रता ही नहीं थी जिसने उन्हें अलग बनाया। मेहता ने अजेयता का आभा मंडल बनाया। उन्होंने अपनी दौलत का दिखावा किया, महंगी कारों से लेकर आलीशान जीवन शैली तक। सफलता की इस छवि ने उनके प्रभाव को और बढ़ा दिया, जिससे निवेशकों का एक समर्पित समूह बन गया जो उनकी हर बात मानता था। मेहता बाजार में धारणा की शक्ति को समझते थे। वह जानते थे कि आत्मविश्वास भले ही कमजोर आधार पर बना हो, काम कर सकता है। उनकी तेजी की घोषणाएं और असाधारण जीवन शैली केवल अहंकार की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि व्यक्तित्व का एक ऐसा पंथ बनाने के लिए सोचे समझे कदम थे जो बाद में उनकी बड़ी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रेडिंग फ्लोर पर मेहता के शुरुआती साल जीवन रक्षा की कला में एक क्रैश कोर्स थे। 1980 के दशक का बीएसई एक ऐसी जगह थी जहां पलक झपकते ही भाग्य बनते और बिगड़ते थे। यह अलिखित नियमों द्वारा शासित दुनिया थी, जहां जानकारी मुद्रा थी और संबंध सर्वोपरि थे। मेहता अपनी तेज बुद्धि और लोगों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता के साथ इस माहौल में फले फूले। उन्होंने सूक्ष्म संकेतों, अंदरूनी जानकारी की फुसफुसाहट और ट्रेडिंग फ्लोर की अनकही भाषा को समझना सीख लिया। उनका उदय केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं था, यह उस समय का भी प्रतिबिंब था। हर्षद मेहता घोटाले के केंद्र में रेडी फॉरवर्ड या आरएफ सौदों के रूप में जाने वाले वित्तीय लेन देन का एक जटिल जाल था। सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ अल्पकालिक उधार के लिए बनाए गए बैंकों के बीच के ये समझौते मेहता का हथियार बन गए। आरएफ सौदे विश्वास के सिद्धांत पर काम करते थे कि अंतर्निहित प्रतिभूतियां असली हैं। बैंक इन प्रतिभूतियों के खिलाफ एक दूसरे को उधार देते थे, बिना किसी भौतिक सत्यापन के उनके अस्तित्व को मानते हुए। पुराने चलन और ढीली निगरानी का यह नतीजा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी साबित होगा। वित्तीय बाजारों की पेचीदगियों की गहरी समझ रखने वाले मेहता ने इसी कमी को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि आरएफ सौदों से जुड़ी कागजी कार्रवाई में हेरफेर करके वह ऐसे लेन देन का भ्रम पैदा कर सकते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं थे। यह एहसास बैंकिंग प्रणाली से धन निकालने की उनकी योजना की शुरुआत थी। उन्होंने बैंक रसीदें, प्रतिभूति स्वामित्व के प्रमाण के रूप में काम करने वाले दस्तावेज जाली बनाए और उनका इस्तेमाल बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए किया। मेहता की धृष्टता के अलावा और कुछ नहीं होने वाली ये जाली रसीदें उनके धोखे का साधन बन गईं। यह प्रक्रिया बहुत आसान थी।
मेहता एक बैंक से संपर्क करते थे, आमतौर पर एक छोटा बैंक जिसकी निगरानी कम होती थी, और आरएफ सौदे की सुविधा प्रदान करने की पेशकश करते थे। वह जाली बैंक रसीदें इस बात के प्रमाण के रूप में पेश करते थे कि एक अन्य बैंक, आमतौर पर एक बड़ा और अधिक प्रतिष्ठित बैंक, सरकारी प्रतिभूतियां बेचने के लिए सहमत हो गया है। जल्दी और जोखिम मुक्त लाभ की संभावना से लुभाया गया अनजान बैंक मेहता के खाते में धन हस्तांतरित कर देता था। अपने इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के बजाय इन निधियों को शेयर बाजार में डाल दिया गया, जिससे मेहता की बड़ी योजना के दूसरे अधिनियम का मंच तैयार हो गया। उदारीकरण की तेज गति ने मजबूत नियामक ढांचे के विकास को पीछे छोड़ दिया था। मौजूदा नियम अक्सर अस्पष्ट थे या आसानी से दरकिनार कर दिए जाते थे। अपने फर्जी आरएफ सौदों से बेईमानी से कमाए गए धन से लैस होकर हर्षद मेहता ने अपना ध्यान शेयर बाजार की ओर लगाया। उनका लक्ष्य सरल था, चुनिंदा शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाना और तेजी से बढ़ते बाजार का भ्रम पैदा करना। वह जानते थे कि यह हेरफेर निवेशकों की एक लहर को आकर्षित करेगा, जिससे वह अपने द्वारा बनाए जा रहे बुलबुले के चरम पर पैसा कमा सकेंगे। मेहता की रणनीति बहुआयामी थी, जिसमें कई तरह की रणनीतियां शामिल थीं, जो बाजार के तर्कसंगत और भावनात्मक आवेगों दोनों का फायदा उठाती थीं। उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक केंद्रित खरीदारी थी। मेहता कुछ शेयरों को निशाना बनाते थे, अक्सर वे जिनके फंडामेंटल मजबूत होते थे लेकिन बाजार द्वारा कम आंके जाते थे। फिर वह इन शेयरों की भारी मात्रा में खरीदने के लिए बैंकों से निकाले गए धन का उपयोग करते थे, जिससे मांग में कृत्रिम वृद्धि होती थी। यह खरीदारी का दौर बाजार को एक संकेत भेजता था, जिससे यह धारणा बनती थी कि ये शेयर बड़ी तेजी के कगार पर हैं। इस उन्माद में फंसे अनजान निवेशक फिर से पैसा लगाते थे, जिससे कीमतें और बढ़ जाती थीं। मेहता का हेरफेर केवल शेयर खरीदने से आगे बढ़ गया। वह बाजार की भावना को आकार देने में जानकारी और धारणा की शक्ति को समझते थे। उन्होंने पत्रकारों और मीडिया हाउस के साथ संबंध बनाए, अक्सर सावधानीपूर्वक जानकारी लीक करते थे ताकि उन्हें बाजार के ज्ञानी के रूप में चित्रित किया जा सके। उनकी तेजी की भविष्यवाणियों और घोषणाओं को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया, जिससे उनके जादुई स्पर्श की धारणा मजबूत हुई। इस मीडिया प्रचार ने निवेशकों के एक व्यापक समूह को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कम बाजार ज्ञान वाले खुदरा निवेशकों को। केंद्रित खरीदारी, मीडिया हेरफेर और सर्कुलर ट्रेडिंग के संयोजन ने एक आदर्श तूफान पैदा किया, जिससे लक्षित स्टॉक की कीमतें चरम पर पहुंच गईं। तो यहां से चीजें उलझने लगती हैं। 1990 के दशक की शुरुआत थी और हर्षद मेहता के शेयर बाजार में हेरफेर का खुलासा होने वाला था। जांच पत्रकारों और वित्तीय विशेषज्ञों ने बाजार में अनियमितताओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने गहराई से जांच की, बिंदुओं को जोड़ा और धोखे और भ्रष्टाचार के जाल को उजागर किया। घोटाले में नकली बैंक रसीदें, धोखाधड़ी वाले लेन देन और बिचौलियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था। हर्षद मेहता घोटाले ने भारतीय वित्तीय बाजार में भूचाल ला दिया, जिससे शेयर बाजार की नींव हिल गई। इस घोटाले ने बैंकिंग प्रणाली में कमजोरियों और खामियों को उजागर किया, जिससे निवेशकों के बीच विश्वास का नुकसान हुआ। कई छोटे निवेशक बर्बाद हो गए, उनकी जीवन भर की कमाई पलक झपकते ही गायब हो गई। सरकार को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विश्वास बहाल करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। घोटाले के बाद भारत सरकार और नियामक निकायों ने ऐसी तबाही को फिर से होने से रोकने के लिए कई सुधार किए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी को शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए अधिक शक्तियां दी गईं। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के हितों की रक्षा करते हुए एक अधिक सुरक्षित और मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाना था। हर्षद मेहता गाथा ने भारत के वित्तीय परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक के रूप में काम कर रही है। इसने हमें वित्तीय दुनिया में सतर्कता, नियमन और नैतिक प्रथाओं के महत्व के बारे में सिखाया। हर्षद मेहता की कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति में भी अपनी जगह बनाई है, जिससे किताबें, फिल्में और वेब सीरीज प्रेरित हुई हैं, जो वित्तीय बाजारों की जटिलताओं और साजिशों का पता लगाती हैं। इस घटना से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं, जो हमें महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की पतली रेखा की याद दिलाते हैं। घोटाले के दशकों बाद हर्षद मेहता गाथा चर्चा और विश्लेषण का विषय बनी हुई है।
ये वित्तीय धोखाधड़ी के लिए एक मानदंड और दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। घोटाले ने वित्तीय क्षेत्र में निरंतर सतर्कता और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जैसे ही हम उस उथल पुथल भरे दौर की घटनाओं पर चिंतन करते हैं, हमें भारत के वित्तीय भविष्य को आकार देने में हर्षद मेहता की कहानी के स्थायी महत्व की याद आती है।